नमस्कार प्यारे दोस्तों, भारतीय सेना की सिलेक्शन बैच में एक बार फिर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आ जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ में, क्योंकि आज फिर मैं लेकर आया हूं साइंस से भारतीय सेना में पूछे जाने वाले टॉप 15 क्वेश्चन की श्रृंखला को। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 10 पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 9 अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें काफी अच्छे प्रश्नों को मैंने आपके साथ साझा किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन के नोट जरूर बनाए हैं। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन के लिए आप लोगों को ये कक्षाएं काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी इतनी ज्यादा क्लासेस हुई नहीं है, आप लोग पहले नोट्स बनाना स्टार्ट करें अपने, एक के बाद एक सारी क्लास होगी, क्योंकि हर क्लास में 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहां के फैक्ट और जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो आपको बार बार मुझे ये ना बोलना पड़े कि नोट्स बनाइए नोट्स बनाइए, आप समझदार है, नोट्स बनाते चलिएगा। तो दोस्तों आज के टॉप 15 क्वेश्चन मैं फिर लेकर आया हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावनाएं काफी ज्यादा आपके आने वाली एग्जाम में होगी। सिलेक्शन बैच है, यहां के बाहर कुछ नहीं जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन। प्रैक्टिस से 10 के साथ में शुरू कर रहा हूं आज की क्लास को, कि आज का टेस्ट हमारा रहेगा। चलिए तो आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कि आज कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। दोस्तों वर्दी इस बार लेना है हम लोगों को। आज का पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर बार आता है और पूछा जाता है, तो वहां से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस दिया है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम समझने वाले हैं क्या प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है। आपके सामने पहला प्रश्न आने वाला है, आ चुका है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। अब हीमोग्लोबिन है क्या चीज दोस्तों, तो इसको कई बार सेशन में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। अब अगर यहां पर देखें हीमोग्लोबिन को, हम इसका सिंबल अगर देखें तो इसका सिंबल होता है हमारे पास में Hb। Hb इसका सिंबल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम क्या है, तो हीम लोहयुक्त पदार्थ होता है। लोहयुक्त पदार्थ, हीम होगा लोहयुक्त पदार्थ, और ग्लोबिन यहां पर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो टर्म है, तो ग्लोबिन यहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों को नोट करते चलना है मेरे साथ में। अगर आपको आज आलसी आ रही है चीजों को लिखने में, तो दोस्त कल आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इसलिए लापरवाही ना करें और मेरे साथ नोट्स बनाते चले आप लोग, ताकि बहुत सारी कक्षाएं अभी आएगी एग्जाम्स में, आगे भी आएंगी, जिनको देखेंगे उनके नोट्स आप लोग बना ले अच्छे से। तो हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि लोहयुक्त प्रोटीन यहां पर पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है O2 व CO2 का संवहन करना। O2 व CO2 का क्या करना, संवहन करना, यानी हमारे शरीर में O2 CO2 का संवहन करने का काम हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। तो मुख्य घटक यहाँ पर आयरन को लेंगे हम लोग, आयरन, यह इसका सिंबल होता है Fe। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बता देना है एनीमिया। एनीमिया नाम की बीमारी होती है, अरक्तता या रक्ताल्पता, एनीमिया। तो एनीमिया नामक जो रोग होगा वो आयरन की कमी से होगा। आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर रक्त की कमी से, तीनों की कमी से अगर कोई डिसीज पूछा जाता है तो आपको बता देना है, इसका जवाब एक ही होने वाला है, वो है एनीमिया। देखिए किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर कॉपी होगा दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, तो लापरवाही नहीं करना, सीरियसली इसको पढ़ ले, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये प्रश्न आ जाए। तो क्या यहाँ एनीमिया पूछा जा सकता है। हमने हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। दोस्त ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हमने पहले सेशन में भी टॉप 15 क्वेश्चन में इसको ले चुके थे, बट इनका थोड़ा सिस्टम बदल के, वर्ड बदल के आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से आपको नजर आ सकता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है मलेरिया में, क्षय या फिर यक्ष्मा। पिछली बार इसका जो ऑप्शन था वो था तपेदिक, और इस बार इसके ऑप्शन चेंज है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर से लिया है। तो क्षय रोग या फिर यक्ष्मा, डेंगू या हैजा, सभी बीमारियों के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो दोस्तों आपको एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ना है। मलेरिया जो बीमारी होती है ये प्रोटोजोआ से होती है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ का नाम है। कौन सी मच्छर है जो काटता है, तो मारा एनाफिलिस।
मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, इसका नाम है मलेरिया यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग। क्षय या यक्ष्मा की अगर हम बात करें तो यह एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग टीबी या फिर क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है इसके उपचार में बीसीजी का टीका, जिसका पूरा नाम होता है बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन। तो बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन जो होगा ये किसका नाम होगा, बीसीजी का टीके का पूरा नाम होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, अपने नोट्स में ये चीजें लिखते चलें। आपको पता है डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। और आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि इस बीमारी में प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स में भयंकर कमी आती है, प्लेटलेट्स में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी यहाँ पर होती है ना, प्लेटलेट्स की कमी होती है। और हैजा अगर हम देखें तो ये जीवाणु से होता है। और इसके बारे में एक टर्म आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, दूषित जल और गंदा खाना खाने से ये बीमारी होती है हैजा। तो दूषित जल या गंदा खाना खाने से कौन सा रोग होगा, तो हैजा या कोलेरा इसको हम लोग बोल देते हैं। ये आपके सामने है, चारों ऑप्शन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपके लिए दोस्त, तो उसकी आपको नोट्स कर लेना है। वीडियो को शेयर करें, क्लासेस को जल्दी से शेयर करें, 2 सेकंड का समय लगेगा, इसको जल्दी से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन है, नमक का सूत्र क्या होगा। लगातार पिछले 3 से 4 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, लगातार हर शिफ्ट में पूछा जाता है कि नमक का फार्मूला क्या होगा, नमक का साधारण नाम क्या है, या साधारण नमक का सूत्र क्या है, या नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। आपके ऑप्शन है HCl, NaCl, H2SO4 या H2O। तो दोस्तों ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको लिख लेना है अपने कॉपी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ ड्रॉ आप लगा दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ NaCl की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम लोग नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का ही नाम हो जाएगा नमक, सोडियम क्लोराइड या नमक। H2SO4 की बात करते तो इसका नाम हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और H2O जल का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा NaCl, यानी कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। अपनी कॉपी में आप इसे नोट कर लीजिएगा, नमक का सूत्र एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, यानी हॉटेस्ट प्लेनेट का नाम आपसे पूछा गया है, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन होगा। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन देके रखा है बुध ग्रह, बुध ग्रह के बाद में शुक्र यानी विनेश, शनि, सेटन और मंगल, मार्स, ये देके रखे हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास ग्रह है, इसमें से बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है। अब आपका माइंड यहाँ पर शायद जा रहा होगा कि सबसे नियरेस्ट सिचुएटेड अगर कोई ग्रह है सूर्य के तो वो है बुध, पर बुध के करीब होने से वो गर्म नहीं होगा। दोस्त ध्यान रखना है, किसी भी ग्रह के गर्म होने के पीछे प्रमुख कारण होता है उस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं। या ये क्या करता है कि जो अवरक्त विकिरण होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, उन्हें ये रिफ्लेक्टेड होने से रोकता है और इन्हें वहां के वायुमंडल में फैला देता है। तो हम लोग बात करते हैं विनस की। जो विनस प्लेनेट होता है, इस प्लेनेट पर CO2 का जो अमाउंट होगा वो 90 से 95% तक होता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि ये परावर्तित विकिरणों को वापस जाने नहीं देती और हॉट रेडिएशन को ये वहां के एटमॉस्फेयर में फैला देती है। इस वजह से ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह बनकर उभरता है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट यहाँ पर बुध नहीं होगा। बुध के बारे में क्वेश्चन आता है तो सबसे नियरेस्ट होगा और सबसे छोटा ग्रह होगा। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है और सबसे करीब या निकट स्थित ग्रह भी बुध होगा। दोस्तों शुक्र के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे अगर देखा जाए सबसे गर्म ग्रह, या फिर इसे हम लोग चमकीला तारा भी बोल सकते हैं, चमकीला तारा, चमकीला ग्रह या चमकीला तारा, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं शाइनिंग स्टार के नाम से जानेंगे। इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग में आपको दिखाई देता है। शाम का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, ये दिखाई देता है। और इसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाएगी।
शनि के बारे में आपको याद रख लेना है कि शनि यहाँ पर जो 7 वलय होते हैं, सुदर्शन वलय, तो सुदर्शन वलयों वाला ग्रह कौन है? सुदर्शन वलय किसके पास पाए जाते हैं? तो सुदर्शन वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं किसके पास? शनि के पास। मंगल की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना है, मंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके इसमें। रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? लाल ग्रह। तो मार्स या मंगल, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट वहां पर मंगल नहीं था, वहां पर मार्स लिखा हुआ था। तो इन्हें इनके हिंदी और इंग्लिश नाम आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में यहां से लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है आपको लेकर। और दोस्तों बुध के बारे में लिख दिया है, सबसे छोटा ग्रह और सबसे निकट स्थित ग्रह, सबसे छोटा और सूर्य के निकट, और सूर्य के निकट स्थित ग्रह। तो ग्रहों को लेकर इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको समझ में यहां से जरूर आया होगा। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र को हम मानेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, श्वसन में कौन सी गैस ले जाती है? तो आपके 4 ऑप्शन है। जब रेस्पिरेशन किया जाता है तो कौन सी गैस को इन करता है? तो CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ये 4 प्रकार के आपके पास में ऑप्शन है। तो दोस्तों सभी बच्चों को ये आंसर अच्छे से आता है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो गिली जाती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो वो छोड़ी जाती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। पर काफी बच्चे कंफ्यूज होकर इसका आंसर हड़बड़ाहट में लगा देंगे CO2, नहीं लगाना है। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं? CO2 को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पर बच्चे इसको समझ लेते हैं कि पौधे तो CO2 ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि श्वसन के दौरान पौधे क्या करते हैं, यानी रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करेंगे, तो पौधे उस वक्त O2 को ही ग्रहण करते हैं और CO2 को ही छोड़ते हैं। हमारी तरह उनके अंदर भी श्वसन होता है। तो प्रत्येक जीवधारी के अंदर, हर एक एनिमल के अंदर या कोई लिविंग थिंग्स है तो उसके अंदर O2 को लिया जाएगा श्वसन के दौरान और CO2 को छोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखना है यहां पर ली जाने वाली गैस कौन है श्वसन के दौरान? ऑक्सीजन, और CO2 को बाहर करेंगे। बट प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो दोस्तों उम्मीद है मैं सारी बात जानकारी दे रहा हूं, जहां गलतियां होती है मैं उनको भी बता रहा हूं। ये गलतियां एग्जाम में ना करें, क्योंकि आप 2 से 3 क्वेश्चन इन गलतियों की वजह से रॉन्ग करके आते हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से रुके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना, फिजिक्स का बहुत ही शानदार प्रश्न है और आएगा एग्जाम में। तो रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, यदि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला फैक्टर, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला फैक्टर। तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना कौन करता है ये काम? तो ये काम करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, प्रतिरोध का SI मात्रक आपसे पूछा गया है। तो प्रतिरोध का SI यूनिट या SI मात्रक होता है ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, या इसको हम OHM के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल होता है ये वाला। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइन ओम का है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाने वाला है? ओम हो जाने वाला है। एक साइंटिस्ट का नेम है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब एग्जाम में आता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। यहां से जो पूछे जाने वाले इस चैप्टर से जो टॉप क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट, जिसे हम लोग V से दर्शाते हैं। एक चीज और लिख दीजिएगा, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट होना है, वोल्ट होना है, यानी कि यहाँ भी स्मॉल v हो जाएगा। दोस्तों इतनी सारी जानकारी मैंने आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाई है। तो आप इस मेहनत के लिए एक छोटा सा आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक की मात्रा बहुत कम आती है, इतने लोग वीडियो देखते हैं पर उतने लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, है ना। दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि विद्युत प्रतिरोधों का SI मात्रक हो जाएगा ओम। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर में और चीज पढ़ लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पर देके रखा है, वॉट किसका मात्रक होता है? तो वॉट मात्रक होता है शक्ति का। पावर का SI मात्रक होता है शक्ति का।
एम्पियर मैंने कहा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और हम बात करेंगे ओम की, अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, इससे क्या मापा जाता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापते हैं। तो इतनी सारी जानकारी मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, इस पूरे कंटेंट में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है यहां से प्रश्न, इसलिए आप लोग तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 7, निकल का रासायनिक संकेत क्या है। दोस्तों संकेतों को लेकर हमेशा आप लोगों को सावधान रहना है, एक प्रश्न संकेतों से जरूर आता है एग्जाम्स में, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो निकल का संकेत यहां पर हो जाएगा Ni। अब यहां पर सवाल आता है Ni किसका संकेत है, तो Ni संकेत है नियोन का। नियोन जो एक अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक 10 होता है। N किसका संकेत है, N संकेत है नाइट्रोजन का, N संकेत है नाइट्रोजन का। अगर एग्जाम में आता है Na किसका संकेत है, तो Na संकेत है सोडियम का, सोडियम का। अगर आपसे पूछा जाता है Fe संकेत किसका है, तो आयरन का, लोहे का संकेत होता है Fe। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो पाई है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपको समझना है, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सारी चीजें शो कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ, तंबाकू खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। तंबाकू या तंबाकू से बने कई सारे उत्पाद होते हैं दोस्तों, हमेशा इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे घातक बीमारियां होती है और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है ये। तो तंबाकू में पाया क्या जाता है, यहाँ एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन, या फिर सभी दोस्तों को पता है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू से बने पदार्थों में भी निकोटीन पाया जाता है, और ये निकोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होता है। चाय में क्या होता है, तो चाय में होता है कैफीन। चाय में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, चाय में कैफीन पाया जाता है, कैफीन। तो ये जो पदार्थ पाए जाते हैं, आप लोगों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से कई बार बनता है, और ये आप लोग कर लीजिएगा। तो निकोटीन चाय में और तंबाकू में कैफीन पाया जाता है, ये मादक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का सूत्र। देखिए संकेतों को लेकर 2 क्वेश्चन मैंने आज रखे। निकल का संकेत आपसे पूछा गया, एग्जाम में आ सकता है। सोडियम का संकेत लास्ट टाइम एग्जाम में आया था आपकी। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, सोने का संकेत क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन है Au, Ag, Co और कॉपर। तो आपको चारों ऑप्शन को यहाँ पर देखना है, टारगेट करना है। Au को हम लोग ओरम बोलते हैं, और दोस्तों ओरम सोने का ही नाम होता है लेटिन भाषा में, ओरम यानी कि सोना, ध्यान रखना है। अगर एजी की बात करें तो लेटिन भाषा में एजी को हम बोलते हैं अर्जेंटम, और अर्जेंटम होता है चांदी, यानी कि चांदी का संकेत हो जाएगा एजी। को सीओ का यहाँ पर संकेत हो जाएगा कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट हम लोग बोलेंगे। और सीयू यहाँ पर हो जाएगा कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, तांबा भी इसे हम लोग उपनाम में जान सकते हैं। तो ये इतने सारे प्रश्न है, यहाँ पर सोने का फॉर्मूला हमसे पूछा गया था। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ढेरों सारे संकेत पढ़ाए। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, बाकी सारी चीजें एग्जाम में आता क्या है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। दोस्तों ये क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क हैं इस बार आपके लिए, इसका पूरा पूरा फायदा आप उठाइएगा। कट ऑफ तो बढ़ना है दोस्त, क्योंकि कट ऑफ इन्हीं क्लासों से बढ़ेगा। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, साइंस के पूरे क्वेश्चन 15 आउट ऑफ 15 मेरा टारगेट है वो बना के आएंगे दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि आप साइंस में धोखा नहीं खाओगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन 10 है, संक्रमणीय रोग कौन सा है। कम्युनिकेबल डिसीज आपसे पूछा गया है कि ऐसा रोग जो संक्रमण हो या फिर फैले, जो फैलता हो किसी भी माध्यम में। तो यहां पर देखे रखा है इबोला, इबोला एक वायरस है और वायरस के रोग संक्रमणीय होते हैं। टीबी भी फैलने वाला रोग है जो जीवाणु से होता है, यह भी संक्रमणीय रोग है। और हेपेटाइटिस ये वायरस का रोग है और ये लिवर से संबंधित होता है। तो ये सभी यहाँ पर जो दिए गए संक्रमणीय कम्युनिकेबल डिसीज माने जाते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से फैल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 11 यानी कि 11 क्वेश्चन। काफी अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है। बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है एनिमल क्लासिफिकेशन में कि उड़ने वाला स्तनधारी कौन है। आपने स्तनधारी है, इसको मैमल्स बोलते हैं, मैमल जो सबसे विकसित जीव माने जाते हैं धरती के, सबसे विकसित जीव, सबसे विकसित जंतु। और इसमें हम भी शामिल हैं, स्तनधारियों में शामिल हैं हम लोग। तो उड़ सकने वाला स्तनधारी जो इजीली फ्लाई कर सकता है, आपके सामने है तेंदुआ। तेंदुआ उड़ता नहीं है, ध्यान रखना। चमगादड़, दरियाई घोड़ा या नेवला।
आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन देके रखे, तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ दिए गए ऑप्शन में अगर आपको आंसर लगाने में तकलीफ होती है तो आप इतना सा जरूर समझ सकते थे कि इनमें से उड़ने वाला जीव कौन दिखाई दे रहा है। तो इनमें से उड़ने वाला जीव दिखाई दे रहा है आप लोगों को चमगादड़ यानी कि बेट। अब बेट क्या चीज है, तो बेट है एक प्रकार का मैमल यानी कि स्तनधारी। तो ध्यान रखना है, ये चमगादड़ क्या है, तो चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। दोस्तों ध्यान रखना है, एक मैमल्स है। अब मैमल्स में कुछ चीजें हैं, एग्जाम में कई बार हम लोग धोखा खा के बैठते हैं, कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं कि एग्जाम में आता है कि बताइए सबसे जलीय बुद्धिमान जानवर। आपने डॉल्फिन का नाम सुना होगा, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी, और ये भी बुद्धिमान जलीय स्तनधारी। इसके आगे आप बुद्धिमान जलीय स्तनधारी लगा दीजिएगा। डॉल्फिन मछली नहीं है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लॉटेंस्टा गेकेटिका। वही अगर आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना है, ब्लू व्हेल का यानी नीली मछली, तो इस ब्लू व्हेल में आपको ध्यान रखना सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी, सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी, ये भी स्तनधारी है, सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी। दोस्तों ध्यान रखना, ये मछली नहीं है, ब्लू व्हेल आप मछली समझते हो, नहीं है। डॉल्फिन मछली नहीं है, सबसे बुद्धिमान जलीय स्तनधारी। और अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी भी इसी को कहेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। सही जवाब हमारे लिए चमगादड़। अब चमगादड़ से एक क्वेश्चन और आता है कि चमगादड़ कौन सी ध्वनियों का यूज करके शिकार पकड़ता है, तो इसका नाम आ जाएगा पराश्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि, तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर एक ध्वनि जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना, पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। और इन पराश्रव्य ध्वनियों की जो रेंज होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। इन ध्वनियों का उपयोग करके जो चमगादड़ होता है वो अपना शिकार पकड़ता है रात्रि के अंधेरे में। दोस्तों ध्यान रखना, रात्रि के समय ये शिकार करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, आपके सामने है नॉट, अश्वशक्ति, मीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। इंस्ट्रूमेंट को लेकर भी, इकाइयों से लेकर क्वेश्चन काफी अच्छा आता है। तो पानी के जहाज सीप की गति को किससे मापते हैं, तो यहाँ अगर हम लोग अश्वशक्ति की बात करें तो यह शक्ति का मात्रक है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। और स्पेशली ध्यान रखना है कि इंजन की पावर को मापने के लिए, यानी कि कोई इंजन है, इंजन की दक्षता इससे मापी जाती है। और एक अश्वशक्ति, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि एक अश्वशक्ति का मान हो जाएगा 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर क्या, तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ध्यान रखना है इस बात को। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर नहीं होगा। हमसे पूछा गया है कि जहाज की गति, तो आपको मीटर पर सेकंड तो वेग में भी आपको मिलता है, वेग का और चाल का, वेग और चाल का ये यूनिट है, मेजरिंग यूनिट। दोस्तों हम बात करते हैं नॉट की, तो नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने की एक इकाई है, नॉट। एग्जाम में आता है समुद्री जहाज की गति को किससे मापेंगे, नॉट से मापेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाएगा कि नॉटिकल मील से क्या मापते हैं, नॉटिकल मील क्या है, तो समुद्री दूरियां इससे मापी जाती है, नॉटिकल मील से क्या मापी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, समुद्री दूरियां किससे मापी जाएगी, तो आपको मैं लिखवाने वाला हूं कि समुद्री दूरियां मापी जाती है नॉटिकल मील से। और एक एग्जाम में आता है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना, तो 1852 मीटर मान होता है एक नॉटिकल मील का मीटर में। एक नॉटिकल मील कितना मीटर के बराबर, 1852 मीटर। दोस्तों कितना शानदार कंटेंट फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए। ऐसी क्लासेस कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर ये चीजें अवेलेबल है। पूरा फायदा उठा लीजिए, इस बार आप पढ़ लीजिए जितना पढ़ सकते हो। कट ऑफ तो बढ़ाएगी ये क्लासेस, क्योंकि हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं काफी शानदार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से इन क्लासेस को देख रहे हैं, उनके नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं, इसलिए आपको भी बेहतर प्लान करना है इस बार फौजी बनने के लिए। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नॉट, और बाकी के ऑप्शन में हटा देता हूं क्योंकि आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सही जवाब हमारे नहीं है, हम लोगों ने इनकी जानकारी को यहाँ से पढ़ा है। चलिए, तो मीटर पर सेकंड और ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13।
सौर जल गीजर, ये सिर नहीं लिखा है, सौर लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सौर लिखा है, सोलर लिखा है, ये सौर। सौर जल हीटर किस दिन पानी गर्म नहीं करेगा? पहले मैं बता दूं कि सौर जल हीटर है क्या। तो ये सौर ऊर्जा से पानी को गर्म करने की युक्ति है। सौर ऊर्जा को ये बदल देते हैं उष्मा ऊर्जा में। आपने देखा होगा कई बार शहरों में छतों पर टंकियां रखी जाती है जिनमें ब्लैक कलर के पाइप होते हैं। तो इसका इस्तेमाल सोलर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को गर्म करने में किया जाता है। जैसे आपने सोलर पैनल का नाम सुना होगा, तो सोलर पैनल से हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऐसे ही सौर ऊर्जा यहाँ उष्मी ऊर्जा में बदल देगी, हीट प्रोवाइड करवाएगी और पानी को क्या करेगी? गर्म करेगी। अब हमारे यहाँ पे किस दिन ये गर्म नहीं होगा पानी? तो जिस दिन सूर्य का प्रकाश ना मिले, और कोहरा ज्यादा होने पर, तो कोहरे में तो सूर्य का प्रकाश अवेलेबल होता है। घने बादलों का ज्यादा समय तक रहने में ये हो सकता है। कई दिन बाद वर्षा होने में ये भी हो सकता है। कई दिन तक वर्षा अगर कंटिन्यू हो रही है तो वहां पर आपको सोलर वाटर हीटर काम नहीं करेगा। दोस्तों ध्यान रखना है। तो बी और सी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जो समझाया आपको समझते रहना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या देके रखा है? 235U। ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है यूरेनियम का। चलिए मैं समझ चुका हूं, यूरेनियम यहाँ पर देके रखा है। ये आपको देके रखा है यूरेनियम है, इसका एटॉमिक मास है 235 जो ऊपर लिखा हुआ था, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। ये इस तरीके से 92 पर आता है यूरेनियम। यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 235 में से 235 में से माइनस कर देना है 92 को। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा 4, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1, 143। 143 हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु भार को माइनस कीजिए परमाणु क्रमांक से, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। यूरेनियम का एक नाम और आपको ध्यान रखना है, किसे मेटल ऑफ होप कहते हैं? आशा धातु। आशा धातु किसे कहा जाता है? तो आशा धातु कहा जाता है, किसे कहा जाएगा? आशा धातु कहा जाएगा यूरेनियम को। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, आप सभी के सामने इसका क्वेश्चन है, और अच्छा खासा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। आईईडी का पूरा नाम क्या है? आईईडी क्या होता है? चलिए होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, अच्छे से जवाब दीजिएगा, इसका डिटेल नोट देना है दोस्तों आपको। तो आईईडी क्या है? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, और अगला है यहाँ पर इंडियन एक्सप्लोजिव डिवाइस, और अगला है आपका इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर विस्फोटक युक्ति ही होनी चाहिए किसी प्रकार की, बट आप मुझे ऑप्शन दीजिएगा तो मैं कल इसको डिटेल समझाऊंगा आपको। तो आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के 15 क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।